हेलो एवरीवन। तो आज हम आप लोगों का जो टेस्ट हुआ था उसको डिस्कस करेंगे। ओके, चलिए। तो देखो, आप लोगों ने जो क्वेश्चन पूछे हैं उसमें से जो पहला क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 उसमें बोल रहा है कि एक रिएक्शन है ए से बी जिसमें एक इक्वेशन दी हुई है log 10 k equals to 14 minus 1.25 into 10 to the power of 4 upon t। और वहां पे k लिखा हुआ है तो वो कोई सिग्निफिकेंस नहीं रख रहा है, ठीक है। एंड हमसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी फैक्टर। Frequency factor means capital A, and activation energy that is EA। ये भी हमसे पूछा गया है। तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे? तो हमें पता है कि आर्हेनियस की लॉगरिथमिक इक्वेशन क्या होती है, तो हमने पढ़ा है दैट इज log base 10 k equals to log base 10 capital A minus EA upon 2.303 R into 1 upon T। ये इक्वेशन हमने पढ़ी है, क्लियर। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को आपस में कंपेयर करेंगे और कंपेयर करके कैपिटल A दैट इज फ्रीक्वेंसी फैक्टर एंड एक्टिवेशन एनर्जी वैल्यू निकालेंगे। तो देखो, हम जब इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करें तो हमें यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि जो 14 है वो 14 किसके इक्वल होगा, log 10 a के इक्वल होगा। log 10 a इक्वल्स टू 14। तो अगर log 10 a इक्वल्स टू 14 है तो a की वैल्यू क्या होगी, तो a होगा 10 टू द पावर ऑफ 14। तो हमारा a तो आ गया, दैट इज आर्हेनियस फैक्टर कितना आया, फ्रीक्वेंसी फैक्टर 10 टू द पावर ऑफ 14। एंड ये कौन सा ऑप्शन में, फर्स्ट ऑप्शन में भी है, थर्ड ऑप्शन में भी है, लास्ट ऑप्शन में भी है। तो हमें और भी चेक करना होगा, मीन्स EA को भी निकालना होगा। तो अब देखो EA को कंपेयर कर लेते हैं। तो इस इक्वेशन में देखो कि 1.25 into 10 to the power of 4 into 1 by t है, तो इट मीन्स ये जो पूरा टर्म है 1.25 into 10 to the power of 4 ये किसके बराबर होगा, EA upon 2.303 into R के इक्वल होगा, क्लियर। तो देखो EA upon 2.303 into R will be equals to 1.25 into 10 to the power of 4, ठीक है। अब देखो ऑप्शन में हमें आंसर जो दिए हुए हैं वो किलो जूल्स में दिए हुए हैं, तो देखते हैं, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो A इक्वल्स टू 2.303 into R की वैल्यू हम पुट करेंगे यहाँ पर 8.314, तो उसको अपन 8.3 ले लेते हैं, इनटू 1.25 into 10 to the power of 4, और ये आएगा जूल में, ठीक है। अब आप लोग क्या करोगे, इसको सॉल्व करोगे और सॉल्व करके फाइनली आप लोग किलो जूल में आंसर ला सकते हो, ठीक है। एंड जो भी ऑप्शन मैच करे वो आंसर होगा, क्लियर। चलो तो इसको नोट कर लो, फिर नेक्स्ट करते हैं। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो देखो आप लोगों ने जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है वो है क्वेश्चन नंबर 31। तो एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 31 में थोड़ा सा मिस्टेक है, मीन्स ऑप्शन है उसमें थोड़े से मिस्टेक्स है, तो उस क्वेश्चन को मैंने बोनस कर दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 31 बोनस, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों ने जो पूछा वो है क्वेश्चन नंबर 38। नाउ क्वेश्चन नंबर 38 देखो, घड़ी में पूछ रहे हैं वन अ ग्राफ बिटवीन log k and 1 by t is drawn, a straight line is obtained। तो log k वर्सेस 1 by t का जो ग्राफ है वो एक स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में है।
फिर हमसे बोल रहा है कि द पॉइंट एट विच लाइन कट y एक्सिस एंड x एक्सिस रिस्पेक्टिवली करस्पॉन्डिंग टू द टेम्परेचर। फिर ऑप्शंस गिवन है, तो इसको भी हमें किससे बनाना होगा, आर्हेनियस लॉगरिथमिक इक्वेशन से बनाना होगा। तो अभी जो हमने इक्वेशन बनाई थी दैट इज log बेस 10 k इक्वल्स टू log बेस 10 a माइनस a अपॉन 2.303 इंटू r इंटू 1/t। तो ये बिल्कुल ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है जिसमें log 10 के हम y मान के चलेंगे, log 10 a इंटरसेप्ट दैट इज c, फिर यहाँ पर ये माइनस और ये m और 1/t x हो गया। ठीक है, तो इसका ग्राफ बनेगा इस तरीके से। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ऐसा ये है 1/t। क्लियर। फिर देखो हमसे पूछ रहा है कि जिस पॉइंट पे ये लाइन y एक्सिस को कट करती है और x एक्सिस को कट करती है तो उस पर टेम्परेचर कितना होगा। तो हमें इसको टच कराना होगा, इस ग्राफ को y एक्सिस पे और x एक्सिस पे। ठीक है, तो हमें इन दोनों पॉइंट पे टेम्परेचर बताना है। ठीक है, चलो तो अब देखो ये जो हाइट होती है मीन्स y पे जो वैल्यू होती है किसके इक्वल होगी, इंटरसेप्ट के इक्वल होगी। यहां तक क्लियर है सभी को। एंड अगर हम इक्वेशन की फॉर्म में बात करें तो इस पॉइंट पे 1/t 0 है, इस पॉइंट पे 1/t 0 है। ठीक है, तो पॉइंट एट विच लाइन कट्स y एक्सिस, तो उस पॉइंट पे 1/t क्या है, 0 है। अब अगर 1/t 0 होगा तो आप लोग दिमाग लगाओ t क्या होगा, तो t होगा 1/0 और 1/0 मीन्स इंफिनिटी। तो टेम्परेचर क्या है इस पॉइंट पे, इनफाइनाइट है। ठीक है, तो एक ऑप्शन में है इनफाइनाइट, सेकंड ऑप्शन में, और लास्ट ऑप्शन में नन ऑफ दिस भी है। तो हमें और आगे बढ़ना पड़ेगा, मीन्स हमें ये भी पता लगाना होगा कि x एक्सिस पे जब कट करता है पॉइंट लाइन जब x एक्सिस को कट करती है तो टेम्परेचर क्या होगा। ठीक है, तो देखो पॉइंट एट विच लाइन कट्स x एक्सिस, तो जब x एक्सिस पे कट करेगा तो हियर y विल बी इक्वल्स टू 0। तो इस पॉइंट पे ये जो y है वो 0 होगा। ठीक है, एंड y क्या है हमारा, मींस ये जो y एक्सिस में हम क्या प्लॉट कर रहे हैं, log 10 k प्लॉट कर रहे हैं। log 10 k क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, दैट इज log 10 k इक्वल्स टू 0। अब हम इक्वेशन में पुट करते हैं यहाँ पर, तो इसमें पहले जो 0 पुट करेंगे तो इसको इस तरफ और इस दोनों तरफ को सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, हमें क्या मिलेगा, PA अपॉन 2.303। तो आई थिंक आप लोगों को हिंट मिल रहा होगा कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। तो P अपॉन 2.303 इंटू R इंटू 1/t इक्वल्स टू log 10 A। ठीक है, फिर इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। तो A अपॉन 2.303 इंटू R इंटू log 10 A इक्वल्स टू, ये पूरा इस तरफ लेके आ गया और t इस तरफ, t आ गया ये, है ना। तो अब देखो आगे फर्दर सॉल्व कर रहा हूं, तो t इक्वल्स टू ए अपॉन r इंटू 2.303 इंटू log 10 A। 2.303 इंटू log 10 A क्या बनेगा, नेचुरल log A, दैट इज ln A। ओके, तो टेम्परेचर क्या है यहां पर इस पॉइंट पे, E अपॉन R इंटू ln A। तो कौन सा ऑप्शन होगा, सेकंड ऑप्शन। समझ गए, चलिए इसको मैं नोट करूं फटाफट। ये सब ग्राफिकल क्वेश्चंस आप लोगों को दिए थे मैंने, क्योंकि
एग्जाम्स में ज्यादातर जेई मेंस में, एडवांस में ग्राफिकल क्वेश्चन ज्यादा आते हैं केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर से। ठीक है, चलो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। तो क्वेश्चन नंबर 39 भी ग्राफिकल क्वेश्चन है, इसमें भी ग्राफ दिया हुआ है। तो ये बोल रहा है कि फॉर डिकम्पोजिशन ऑफ HI द फॉलोइंग लॉगरिथमिक प्लॉट इज शोन, ब्रैकेट में आर की वैल्यू दी हुई है कैलोरी में। फिर हमें बताना है एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन इज अबाउट। तो ग्राफ देखो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट टाइप का है। ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है ना, y x। फिर इसमें पॉइंट्स दिए हुए हैं, जिसमें यहां से ये -3 दिया हुआ है। फिर ये ग्राफ y एक्सिस में -3 से स्टार्ट हुआ है, -3 फिर -2 देन -1 देन 0 फिर उसके बाद 1। ओके, एंड x एक्सिस में इस पॉइंट पे ये x एक्सिस 1.2 से स्टार्ट हुई है, फिर 1.3 फिर 1.4 1.5 एंड 1.6। फिर एक लाइन खींची हुई है इस तरीके से, ऐसा। ठीक है, ये लाइन खींची हुई है। तो हमें इस ग्राफ के अकॉर्डिंग रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी बतानी है, एंड एज पर ऑप्शन कैलोरी में। तो फिर से हमें क्या करना होगा, लॉगरिथमिक इक्वेशन का, आर्हेनियस इक्वेशन का लॉगरिथमिक इक्वेशन लिखनी होगी। तो वो इक्वेशन होती है log 10 k इक्वल्स टू log 10a माइनस EA अपॉन 2.303 इंटू R इंटू 1/T। एंड यहां पर जो हमें ग्राफ दिया हुआ है, इसमें y एक्सिस में log 10 k है और x एक्सिस में 10 टू द पावर ऑफ 3 अपॉन t है। देख रहे हैं यहाँ पर x एक्सिस जो है वो किस टर्म्स में है, 10 टू द पावर ऑफ 3 अपॉन t के टर्म्स में। इट मींस हमें इस इक्वेशन में x एक्सिस को 10 टू द पावर ऑफ 3 अपॉन t बनाना पड़ेगा, x को, है ना, x वेरिएबल को 10 टू द पावर ऑफ 3 अपॉन t बनाना पड़ेगा। तो जब हमने इसमें एक्स्ट्रा 10 टू द पावर ऑफ 3 मल्टीप्लाई किया है तो उसको डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमें अलग से 10 टू द पावर ऑफ 3 लेना पड़ेगा, तब जाके ये इक्वेशन वैलिड होगी। क्लियर है यहाँ तक? चलो, अब हमें एक्टिवेशन एनर्जी पूछा है, तो एक्टिवेशन एनर्जी में कौन से पार्ट से मिलेगा, इस पार्ट से मिलेगा। एंड ये पार्ट क्या होता है, स्लोप होता है। ठीक है, तो स्लोप क्या है, स्लोप इक्वल्स टू माइनस EA अपॉन 2.303 इंटू R इंटू 10 टू पावर ऑफ 3। नाउ अब देखो इस ग्राफ में y एक्सिस में वैल्यूज दी हुई है और x एक्सिस में वैल्यूज दी हुई है, तो हम इस लाइन का स्लोप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस लाइन का स्लोप क्या होगा, स्लोप आप लोग मैथमेटिक्स में निकालते हो, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, तो ये y एक्सिस है, तो y एक्सिस में y2 देखो। तो अगर हम इसको ज्वाइन कर दें, इस लाइन को फर्दर ज्वाइन कर दें, तो इस पॉइंट पे जो y2 है वो 1 है और इसको मैं y2 मान के चल रहा हूं। ठीक है, और x2 क्या है, 1.2 है। ठीक है, एंड जब इसको हम ज्वाइन करेंगे यहां पर, तो हमें y1 क्या मिलेगा, मैं इस तरफ को मैं y1 मान के चल रहा हूं। ठीक है, तो वो है -3 एंड x1 क्या है, 1.6। अब आप लोग स्लोप निकाल सकते हो। तो y2 माइनस y1, तो y2 है 1 माइनस y1 -3 अपॉन x2 1.2 माइनस x1 1.6 इक्वल्स टू, ये हो गया 1 प्लस 3 4 अपॉन 1.2 माइनस 1.6 दैट इज -0.4। तो अल्टीमेटली स्लोप क्या आया, तो ये बन जाएगा -10।
तो ये हो गया -10। क्लियर? अभी माइनस माइनस कैंसिल, तो ये क्या आ जाएगा, ये इक्वल्स टू 2.303 इंटू आर। आर हमें यहाँ पर कैलोरी में रखना है, 1.98 कैलोरी जूल, कैलोरी पर मोल जूल, ठीक है, जूल नहीं आएगा, सॉरी, कैलोरी पर केल्विन मोल, इंटू 10⁻³ इंटू 10। ये बनेगा 2.303 इंटू आर की वैल्यू इंटू 10⁻³ इंटू ये वाला है। अब इसको आराम से आप सॉल्व कर सकते हो और सॉल्व करके ई की वैल्यू कैलोरी में निकाल सकते हैं। समझ गए? तो ये बन जाएगा आप लोगों से। तो पूरा मैथमेटिकल क्वेश्चन है जो आप लोगों ने पूछा है। मैथमेटिक्स स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए इसके लिए, जल्दी से नोट कर लो इसको। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिएक्शन NO2 for question number 14. The reaction of NO2 and O3 is first order in NO2 and O3. फिर यहाँ पर इक्वेशन दी हुई है, बताते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 40, NO2 plus O2 to gives N2O5 plus O2, ये इक्वेशन है, ठीक है। एंड बोल रहा है क्वेश्चन में गिवन है कि रिएक्शन में NO2 का ऑर्डर 1 है एंड O3 का ऑर्डर भी 1 है। क्लियर? चलो, एंड उसकी मैकेनिज्म दी हुई है। नाउ तो यहां पर मैकेनिज्म नंबर 1, मैकेनिज्म 1 में क्या दिया हुआ है, NO2 प्लस O3 एरो, फिर एरो के प्लस स्लो NO3 प्लस O2 एंड फिर NO3 प्लस NO2 फास्ट, फिस्ट लिखा हुआ है ना, वो अंडरस्टैंडिंग है, ये फास्ट होगा, N2O5। ये है फर्स्ट मैकेनिज्म। अब इस फर्स्ट मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग, अच्छा एक सेकेंड, जब इसने डिफाइन कर दिया है कि NO2 के रिस्पेक्ट में ऑर्डर 1 है और O3 के रिस्पेक्ट में ऑर्डर 1 है, तो इसका जो रेट लॉ होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, तो रेट इक्वल्स टू रेट कांस्टेंट के इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO2 इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O3, ऐसा होना चाहिए रेट लॉ। अब देखते हैं कि कौन से मैकेनिज्म से ये रेट लॉ डिफाइन होता है। क्लियर? तो देखो, अब हम रेट लॉ कैसे बनाते हैं, जब हमें मैकेनिज्म दी होती है तो हम बनाते हैं, जो डिफरेंट स्टेप्स होती है उनमें से जो सबसे स्लोएस्ट स्टेप होती है, उस स्लोएस्ट स्टेप्स के रिएक्टेंट के थ्रू हम बनाते हैं रेट लॉ। तो देखो, इस मैकेनिज्म में जो सबसे स्लोएस्ट स्टेप है वो है फर्स्ट स्टेप। तो इसका रेट लॉ क्या बनेगा, तो रेट इक्वल्स टू रेट कांस्टेंट एज्यूम कर लेते हैं के इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO2 इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O3। अब फिर क्या चेक करते हैं कि ये जो हमने रेट लॉ बनाया है स्लो स्टेप से, उस रेट लॉ में जो रिएक्टेंट्स आए हैं वो रिएक्टेंट्स क्या सारे के सारे रिएक्टेंट हमारी मेन इक्वेशन में है कि नहीं। तो NO2 है, O3, अच्छा ये है फर्स्ट में, तो O3 होगा ना, चलो O3 है, तो बिल्कुल ये रेट लॉ डिफाइंड होगा एंड यही रेट लॉ इस इक्वेशन का भी है। इट मींस ये मैकेनिज्म वैलिड है। अब हम चेक करेंगे सेकंड मैकेनिज्म, मैकेनिज्म 2। तो अब देखो सेकंड मैकेनिज्म में हमें दिया हुआ है कि O3 रिवर्सिबली डिसोसिएट हो रहा है O2 और नेसेंट ऑक्सीजन में, ठीक है, एंड इसका Ka और Kb, फॉरवर्ड डायरेक्शन का रेट कांस्टेंट और बैकवर्ड डायरेक्शन का रेट कांस्टेंट। फिर सेकंड स्टेप में, एंड ये फास्ट है, फास्ट लिखा है ना, ठीक है,
फास्ट। फिर एक सेकेंड, हाँ, NO2 प्लस O2 गिव्स स्लो है NO3। फिर लिखा हुआ है तीसरी स्टेप NO3 प्लस NO2 गिव्स, ये फास्ट है। फिर लिखा है ना, अंडरस्टूड है, फास्ट है वो, है ना। फिर यहां पर N2O5। तो अब देखो, अब हमें क्या करना है, इस मैकेनिज्म से रेट लॉ बनाना है, ठीक है। चलो, तो अब देखो इन 3 स्टेप्स में जो सबसे स्लो स्टेप कौन सी है, ये है। तो हम इसका बनाएंगे रेट लॉ। तो रेट इक्वल्स टू इस रिएक्शन के कॉन्सेंट्रेशन, रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स NO2 एंड O, NO2 एंड O, ठीक है। अब फिर हम इक्वेशन इस रेट लॉ में देखेंगे कि NO2 है कि नहीं, मेन रिएक्शन में है, नेसेंट ऑक्सीजन नहीं है, इट मींस इसको एलिमिनेट करना पड़ेगा। अब इसको एलिमिनेट कहां से करेंगे, तो इसको एलिमिनेट करेंगे हम इस इक्वेशन से, क्योंकि इस इक्वेशन में नेसेंट ऑक्सीजन है। तो अब देखो, इस इक्वेशन की बात करें तो इस इक्वेशन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा वो होगा Ka अपॉन Kb इक्वल्स टू O2 इंटू नेसेंट ऑक्सीजन अपॉन O3। ओके, नाउ तो नेसेंट ऑक्सीजन क्या आ जाएगा, नेसेंट ऑक्सीजन इक्वल्स टू Ka अपॉन Kb इंटू O3 अपॉन O2, ठीक है। अभी Ka अपॉन Kb कांस्टेंट मान लेते हैं, K डैश मान लेते हैं, एंड यहाँ पर O3 अपॉन O2। अब इसको एलिमिनेट करेंगे यहाँ पर, तो क्या बनेगा, रेट इक्वल्स टू K इंटू NO2 इंटू K डैश, तो K डैश को यहाँ ले लेते हैं, इंटू O3 अपॉन O2, ये आ रहा है, क्लियर। एंड O2 भी हमारे पास इक्वेशन में है, O3 भी इक्वेशन में है। तो उस हिसाब से हमें NO2 का दिया हुआ है, O3 का दिया हुआ है, दोनों में फर्स्ट ऑर्डर है। O2 के रिस्पेक्ट में कुछ इंफॉर्मेशन नहीं गिवन है ना। सेकंड इक्वेशन में NO2 और O3 तो आ रहा है, NO2 और O3 तो आ रहा है, लेकिन O2 नहीं आ रहा। देखते हैं इसमें कुछ गड़बड़ी है क्या। इसमें O2 आ रहा है, इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। 140 का तो फिर फर्स्ट ही होना चाहिए, ओनली वन, मैकेनिज्म केवल वन ही वैलिड है, ठीक है। क्योंकि रेट जो हमने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की एज पर क्वेश्चन, उसके अकॉर्डिंग बोल रहा है कि NO2 का ऑर्डर 1 है और O3 का ऑर्डर 1 है। O2 के रिस्पेक्ट में कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है इसमें, तो इट मींस इसमें से मैकेनिज्म वन ही वैलिड लग रही है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, ठीक है। इसको मैं करेक्ट करा लूंगा। चलो अब नेक्स्ट करते हैं, लिखा रहा हूं मैं, आप नोट कर लेना कैसे बनाया अपने क्वेश्चन को। नाउ उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 40 के बाद क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44, तो क्वेश्चन नंबर 44 में बोल रहा है कि एक रिएक्शन है A2 प्रोडक्ट एंड dx by dt, that is rate of reaction, equals to K into a to the power of 2। फिर बोल रहा है कि अगर if log of dx by dt is plotted against log into concentration of A, then the graph will be graph
विल बी, फिर ऑप्शंस दिए हुए हैं, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ पे साफ साफ ये रेट लॉ दिया हुआ है dx by dt equals to k into constant of a की पावर 2, तो हम इसमें क्या लगा लेंगे, लॉग लगा लेंगे दोनों तरफ, तो log dx by dt equals to log k into a की पावर 2, फिर इसको सॉल्व करें तो log dx by dt equals to log m into n log k plus log a की पावर 2, फिर इसको सॉल्व करेंगे तो log dx by dt equals to log k plus 2 सामने आ जाएगा 2 into log a, ठीक है। अब इस इक्वेशन को देखो, ये इक्वेशन आप लोगों को साफ साफ दिख रही है कि स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन में इसको हम क्या मानेंगे, y मानेंगे, और ये इंटरसेप्ट, ये स्लोप, और ये x वेरिएबल, ठीक है। तो y equals to mx plus c with पॉजिटिव स्लोप, तो इक्वेशन कैसे आनी चाहिए, ये ऐसी आनी चाहिए, ठीक है। अब देख लो कि कौन से ऑप्शन में इस टाइप का ग्राफ बना हुआ है, देख सकते हो आप लोग, ठीक है। जल्दी से नोट कर लो इसको, फिर नेक्स्ट करेंगे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46 आप लोगों ने पूछा है, 46। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि रेट ऑफ रिएक्शन A to gives product starting with initial concentration of reactants, initial concentration of reactant 2 into 10 to power minus 3 and 10 to power minus 3, दो initial concentration लिए गए। Let's suppose फर्स्ट केस में हम initial concentration 2 into 10 to power minus 3 लेते हैं, एंड सेकेंड केस में initial concentration 10 to power of minus 3 है। नाउ फिर आगे बोल रहे हैं रेट ऑफ रिएक्शन R इक्वल टू, तो इस कॉन्सेंट्रेशन पे रेट है 2.4 into 10 to the power of minus 4, एंड इस कॉन्सेंट्रेशन पे रेट आई है 0.6 into 10 to the power of minus 4। तो हमें इस रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट बताना है, रेट कांस्टेंट दैट इज के बताना है, ठीक है। चलो तो देखो, हम अगर बात करें इस रिएक्शन के रेट लॉ की, तो रेट लॉ क्या बनेगा, रेट इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर एन, क्योंकि अभी हमें इसका ऑर्डर पता ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे, ये दो केस के लिए रेट की इक्वेशन बनाएंगे। तो रेट ऑफ फर्स्ट केस इक्वल्स टू रेट कांस्टेंट, यहाँ पे के भी आएगा, रेट कांस्टेंट के, तो ना तो हमें रेट कांस्टेंट पता है ना ही एन की वैल्यू पता है, तो रेट इक्वल्स टू के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इन फर्स्ट केस टू द पावर ऑफ एन, ये बनी फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अब इसको वैल्यू जब पुट करेंगे हम 2.4 इंटू 10 टू द पावर ऑफ माइनस 4, ये देखो फर्स्ट केस में रेट इतनी दी हुई है, इक्वल्स टू के इंटू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है फर्स्ट केस में 2 इंटू 10 टू पावर ऑफ माइनस 3, ये बनी फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलरली जब हम सेकेंड केस के लिए सेम टाइप की इक्वेशन बनाएंगे तो कैसे बनेगी, तो सेकेंड केस में रेट है 0.6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ माइनस 4 इक्वल्स टू के इंटू के सेम रहेगा क्योंकि रिएक्शन सेम है, इंटू कॉन्सेंट्रेशन इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन वो है 10 टू पावर ऑफ माइनस 3 एंड पावर एन यहाँ पर भी आएगा, यहाँ पर भी आएगा, ये बनी सेकेंड इक्वेशन। अब सिंपली हम मैथमेटिक्स लगाकर एन की वैल्यू निकालेंगे, तो एन की वैल्यू निकालने के लिए हम फर्स्ट इक्वेशन को सेकेंड इक्वेशन डिवाइड कर देंगे, तो 1/2 करने पर क्या आएगा, तो देखो 10 टू पावर माइनस 4 10 टू पावर माइनस 4 कैंसिल, तो क्या बचा 2.4/0.6 इक्वल्स टू के आपस में कैंसिल, और यहाँ पर 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 10 टू पावर माइनस 3 आपस में कैंसिल, तो सिर्फ क्या बचता है 2 टू पावर ऑफ n बचता है। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो 0.6
और ये 2.4 24/6 ही है, ये 6 4 24 4 आ रहा है, 4 इक्वल टू 2 की पावर n, तो n की वैल्यू 2। ठीक है, अब n की वैल्यू हमें मिल चुकी है, तो हम किसी भी इक्वेशन में n की वैल्यू पुट करके k की वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे मान लो हम इस पे पुट कर लेते हैं, इस पे पुट कर लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन में, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 2.4 into 10 to the power of minus 4 equals to k into 2 into 10 to the power of minus 3, 10 to the power of minus 3 to the power of 2, तो k equals to 2.4 into 10 to the power of minus 4 अपॉन स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर 4 into 10 to the power of minus 6 equals to, अब ये 2.4 अपॉन 4 into 10 to the power of minus 6 ऊपर जाके क्या बनेगा, प्लस 6 minus 4 10 to the power of 2 that is 100 equals to, यहाँ पे 2.4 अपॉन 4, तो ये कितना आएगा 0.6 आएगा, 0.6 into 100 that is equals to 60, ये होगा आंसर। तो इस तरीके से सॉल्व करना है, वो तो मैं आप लोगों को बता रहा था, इस वजह से इतना टाइम लगा, वरना अगर हमें कॉन्सेप्ट आता है तो फटाफट कैलकुलेशन करके हम आंसर ला सकते हैं। ठीक है, चलो नोट कर लो इसको भी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों ने जो पूछा है वो है क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47, तो ये रिकॉर्डेड लेक्चर मैंने आप लोगों के लिए इसलिए बनाया है ताकि जिसको जो क्वेश्चन देखना है वो उसको देख लेगा, जिसको नहीं देखना है वो नहीं देखेगा। ठीक है, ताकि उसका टाइम वेस्ट ना हो। चलो क्वेश्चन नंबर 47 में बोल रहे हैं कि एक रिएक्शन है ए से बी जिसका टेम्परेचर कोएफिशिएंट इज कांस्टेंट, टेम्परेचर कोएफिशिएंट कांस्टेंट है, टेम्परेचर कोएफिशिएंट इट इज म्यू, म्यू इज कांस्टेंट। ठीक है, एंड म्यू क्या होता है, वैल्यू ऑफ के एट टी प्लस 10 डिग्री सेल्सियस अपॉन वैल्यू ऑफ के एट टी डिग्री सेल्सियस। दो अलग अलग टेम्परेचर पे के की वैल्यू एंड टेम्परेचर डिफरेंस होना चाहिए 10 डिग्री सेल्सियस का। ठीक है, 10 का टेम्परेचर डिफरेंस होना चाहिए, वो कांस्टेंट है। फिर बोल रहे हैं कि इफ के 55 डिग्री सेल्सियस अपॉन के 25 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 8, तो इसका क्या मतलब है, तो इसका ये मतलब है कि 25 से 55 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने पर जो रेट कांस्टेंट है वो 8 गुना बढ़ गया। ठीक है, अब देखते हैं 25 से 55 जाने तक कितना 10 डिग्री हमने कितने 10 डिग्री टेम्परेचर हम बढ़े, तो 25 से 35 ये पहला 10 डिग्री टेम्परेचर का डिफरेंस है। ठीक है, फिर 35 से 45 ये अगला 10 डिग्री का, फिर 45 से 55 ये अगला 10 डिग्री का। तो कितने 10 डिग्री टेम्परेचर हम इंक्रीज हुए, कितने बार 10 डिग्री हमने बढ़ाया, 3 बार 10 डिग्री बढ़ाया। ठीक है, तो 3 बार हमने 10 डिग्री बढ़ाया, इट मींस ये क्या है 2 to the power of 3। समझ गए यहां तक, मींस हर 10 डिग्री पर जो रेट इंक्रीज हो रही है, रेट इंक्रीज हो रही है वो 2 टाइम्स इंक्रीज हो रही है। ठीक है, एंड हमने कितने बार 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया, 3 बार बढ़ाया, तो 2 की पावर 3 विल बी इक्वल टू 8। यहां तक क्लियर सभी को। तो हर 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर रेट कितने टाइम्स इंक्रीज हो रही है, 2 टाइम्स इंक्रीज हो रही है। इट मींस म्यू की वैल्यू क्या है, 2 है। समझ गए यहां तक। तो ये हमने लॉजिकली पता लगाया कि हर 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने पर रेट कितने टाइम्स बढ़ती है। अब जब हमने म्यू का वैल्यू पता लगा लिया तो फिर हम क्या कर सकते हैं, जो अगला पूछा है दैट इज के 75 डिग्री सेल्सियस अपॉन के 35 डिग्री सेल्सियस, इसका वैल्यू क्या होगा ये बताना है। ठीक है, तो अब देखो म्यू की वैल्यू तो कांस्टेंट है 2, म्यू इक्वल्स टू 2। अब यहां पे देखो, यहां पे हमने 2 की पावर 3 की थी,
इट मीन्स हमने 3 बार 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया था जब हम तब जाके हम 25 से 55 पहुंचे थे। अब हमें कहां से कहां पहुंचना है, 35 से 75 पहुंचना है। तो कितने बार 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना पड़ेगा, तो 35 से 45, ये फर्स्ट 10 डिग्री का डिफरेंस, ठीक है, एक बार बढ़ाए। फिर 45 से 55 दूसरी बार, फिर 55 से 65 तीसरी बार, फिर यहाँ पर 65 से 75 चौथी बार। मीन्स हमने 4 बार 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया है। तो जो रेट है, मीन्स ये दोनों का रेशियो है, वो कितने टाइम्स हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 की पावर हाउ मेनी टाइम्स 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड, 4 टाइम्स, तो 2 टू पावर ऑफ 4, तो 2 टू पावर ऑफ 4 इक्वल्स टू 16। तो आंसर क्या होगा, 16 होगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसको लॉजिकली सॉल्व करना था, मैथमेटिकली बोल सकते हो। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसको नोट कर लेना आप लोग। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों ने पूछा है क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 में दिया हुआ है अ ड्रग बिकम्स इनइफेक्टिव आफ्टर 50% डिकम्पोजिशन if the original concentration of the drug in a sample was 10 milligram per ml, which becomes 4 milligram per ml during 10 months. Assuming the decomposition of drug is of first order, what is the expiry time of drug in months? चलो देखो इसमें क्वेश्चन बोल रहा है कि एक ड्रग है, दवाई है, ठीक है, जो कि इनइफेक्टिव हो जाती है। इनइफेक्टिव मीन्स काम नहीं करती मीन्स एक्सपायर होगी। इनइफेक्टिव मीन्स एक्सपायर कब, जब वो इनइफेक्टिव हो जाती है जब वो 50% डिकम्पोज हो जाता है। ठीक है, तो जब ये ड्रग 50% डिकम्पोज हो जाएगा तब वो एक्सपायर हो जाएगा। ठीक है, फिर हमें इंफॉर्मेशन गिवन है कि उस ड्रग का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अगर 10 मिलीग्राम पर लीटर हो एंड 10 महीने के बाद आफ्टर 10 मंथ, इतना टाइम लगा, वो हो जाता है 4 मिलीग्राम पर ml। एक सेकेंड, यहां पर भी ml दिया हुआ है, मिलीग्राम पर ml, और यहां पर भी 4 मिलीग्राम पर ml हो जाता है। ठीक है, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन है, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो फिर हमें एक्सपायरी टाइम निकालना है। अब एक्सपायरी टाइम निकालना है तो उसके लिए हमें k की वैल्यू चाहिए। तो इस रिएक्शन के रिस्पेक्ट, और रिएक्शन है फर्स्ट ऑर्डर की, तो हम k निकालेंगे, k इक्वल्स टू 2.303 अपॉन टाइम कितना लिया इसने, 10 महीना लिया, इनटू लॉग बेस 10। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितना है 10, फाइनल कितना है 4। अब इसको सॉल्व करके हम क्या निकाल सकते हैं, k की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, अब फिर k की वैल्यू जब निकाल लेंगे तो फिर हम इस पर्टिकुलर पॉइंट को दिमाग में रखते हुए एक्सपायरी टाइम भी निकाल लेंगे। ठीक है, तो हमने एक्सपायर होने का टाइम कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो फिर से हम यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे, t इक्वल्स टू 2.303 अपॉन k, k की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, इनटू लॉग बेस 10, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 10, और ये एक्सपायर कब होगी, जब ये ड्रग 50% डिकम्पोज जाएगी। 50% डिकम्पोज होगी मीन्स 10 का हाफ मीन्स 5। क्लियर, तो हम k की वैल्यू यहां से यहां पुट करेंगे और टाइम आराम से निकाल लेंगे। मंथ में ही आएगा आंसर, क्योंकि ये भी हमें मंथ में लिया है तो ये भी मंथ में आएगा। समझ गए, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 49 को सॉल्व करना। तो ये जो क्वेश्चन पेपर आप लोगों को मिला है वो थोड़ा सा टफ था, बोल सकते हैं एक तरीके से। एंड जो जेईई मेंस में क्वेश्चंस आते हैं
वो रिलेटिवली इस पेपर के कंपैरिजन में कम टफ आते हैं। टफ तो आते हैं लेकिन कम टफ आते हैं, जितना ये टफ पेपर था उससे कम टफ। ठीक है, चलो तो ये हो गया आप लोग का डिस्कशन। नाउ अब हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। ओके चलो।